स्टार्ट करते हैं हमारा 3 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। हम लोग कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स करेंगे, एडिटोरियल्स कवर करेंगे, कुछ जो मैंने कहा था ना कि बीते 3-4 दिन में कुछ मिस हुआ था उसके भी मेजर हाइलाइट्स भी देखेंगे आज थोड़े से, और एक दो एडिटोरियल भी देखेंगे पास्ट वाले। एथिक्स में हम लोग आज 2015 की केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। 2 फरवरी 2023 का जो हम लोगों ने कंटेंट कल कवर किया था, एक बार उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ वन लाइनर के करंट अफेयर्स देखे थे हम लोगों ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन की रिपोर्ट देखी थी। इसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर रिलीज़ किया था। UNCTD ने, 5 UN के रीजनल इकोनॉमिक कमीशंस ने, और UNDESA ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। देन T+1 सेटलमेंट की हम लोगों ने बात की थी कि अब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है ना, वो विदिन 24 आवर सेटल हो जाएंगी। इससे पहले सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री था जो इस तरह के प्रोविजंस को फॉलो करता था। अब इंडिया भी इसको फॉलो करेगा। बाकी जो मेजर इकॉनमीज हैं, लाइक यूरोप के बहुत सारे देश हैं, US के भी हैं, वो लोग अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रहे। कोई T+2 फॉलो कर रहा है, कोई T+3 फॉलो करता है। देन हम लोगों ने बात की थी ओपन मार्केट सेल स्कीम्स की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, उन्होंने कहा था कि 30 लाख मिलियन टन के आसपास जो वीट है, जो सरप्लस में है, उसको मार्केट में उतारेंगे एंड कॉमन मैन की रिलीफ के लिए उसको थोड़ा सा कम प्राइस में उतारेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका था, एक अपडेट था बस। देन हम लोगों ने एक सिंड्रोम के बारे में बात की थी, टेक नेक सिंड्रोम। एंड ये जनरली जब हम लोग बैठते हैं अपने डिवाइस को यूज़ करने के लिए, फ़ोन या फिर लैपटॉप वगैरह में, तो जिस एंगल से हम लोग बैठते हैं उसमें हमारे नेक के अंदर बहुत सारा पेन और शोल्डर में इश्यूज हो जाते हैं। उसी को लेकर के टेक नेक सिंड्रोम एक नया टर्म न्यूज़ में था। तो ये एक वैसे जनरल अवेयरनेस के लिए भी कि डू मेक श्योर दैट योर नेक रिमेन्स एक्यूरेट एट द पोजीशन, जिसमें उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। देन रिपब्लिक डे ऑनवर्ड से हमारे जो जुडिशियल वर्डिक्ट्स होंगे वो 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे, हिंदी, तमिल, गुजराती, उड़िया। 4 और एडिशनल लैंग्वेजेस में, इससे पहले इंग्लिश में तो अवेलेबल थे ही वो, बट 4 और एडिशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। एंड CGI ने इसके अलावा ऑनलाइन इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट द ADR एंड GDR। इसके हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस देखे थे। वैसे तो इनका काम जो होता है इन रिसीट्स का फॉरेन मार्केट से फंड उठाने का ही होता है। दोनों में डिफरेंसेस देखे थे। एक US के स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, एक यूरोपियन एक्सचेंज में चलता है, एक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस राइट ऑफ नॉर्म्स क्या होते हैं। बेसिकली एक तो होता है राइट डाउन करना, यानी कि जब बैंक अपना जो लोन दिया होता है, जो रिटर्न जो वापस नहीं आ रहा होता, अनपेड होता है, उसको कम कर देता है। एक होता है राइट ऑफ कर देना, उसको पूरा का पूरा अपनी एसेट वैल्यू से, उसको एसेट शीट से हटा देना। द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाजंट, ये वाला हम लोगों ने कवर नहीं किया था, ये मैं अभी करूँगा कवर बाद में। अब बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो रिसेंटली हमारा जो बजट था वो अनवील किया गया था, उसी को लेकर के कुछ अपडेट्स आए थे। ये हमारे एक ब्रिकवर्क्स एनालिटिक्स है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट थे, एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। दिस पर्सन M गोविंद राव जी। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि इंडिया के बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारी जो इकॉनमी है ना, पैंडमिक्स, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने कहा था कि हमारी उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, इकॉनमी हैज़ कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द पैंडमिक। तो कुछ इश्यूज़ थे, रशिया यूक्रेन वॉर थे, उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शंस लगाए थे, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा था, कुछ मेजर पार्ट्स में रिसेशन भी था, कुछ जगह पर इन्फ्लेशन था, कुछ जगह पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने पड़े गवर्नमेंट को, कैपिटल आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया था, एक्सचेंज रेट में इश्यूज़ आ रहे थे। तो प्री पैंडमिक का जो हमारा ट्रेंड था ना, GDP हमारी 7% से ग्रो कर रही थी, और अभी कहा कि राइट ना उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9 से 10% तक चल रहा है। गवर्नमेंट ने प्लान भी किया था कि वी विल बी ब्रिंगिंग इट क्लोज टू 6.5% के आसपास बाय 2023-24 तक। एंड हम लोगों ने बात की थी कि फूड और फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ जो हैं वो अभी अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास चल रही हैं। एंड हमारे जो GDP में एस्टिमेट किया था हम लोगों ने 273 लाख करोड़ का, यानी कि 2.7 ट्रिलियन का। बट हमारी जो GDP रही है बजट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली वो रही है 258, यानी कि 2.5 ट्रिलियन की। और इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा डेटा नहीं है जो आपको याद करना होगा। बट वी टॉक्ड अबाउट की इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि आप लोग इसमें मत जाना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए डू नॉट गो फॉर दीज टॉपिक्स, सिंपली गो फॉर द कंटेंट दैट विल बी अवेलेबल थ्रू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो प्रोवाइड करेंगे। किसी भी 1 या 2 का, जिसके आपको कोई टीचर आपका फेवरेट होगा या फिर आप किसी को रेगुलरली फॉलो कर लें, उन्हीं को पढ़ लेना। इसमें कोई बेस्ट या फिर लोअर देन बेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं, किसी एक को फॉलो कर लेना वो काफ़ी रहेगा। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी ऑफ UPI फॉर NRIs। NRIs के लिए UPI ने कुछ NPCI ने कुछ अपडेट किए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उनको अकॉर्डिंगली जो हमारे नॉन रेजिडेंट होते हैं ना, उनके एक एक्सटर्नल अकाउंट होता है, एक होता है उनका ऑर्डिनरी अकाउंट। तो एक्सटर्नल अकाउंट जो होता है ना, जो NRE होता है, यानी कि उसमें जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वो दूसरी कंट्री से इंडिया में अपना पैसा भेजते हैं। और NRO का मतलब होता है कि जो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया के अंदर होते हैं ना,
वो अपनी इनकम वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं। एक हम लोगों ने MDR के बाद में बात की थी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि राइट नाउ इंडिया में नहीं लगाया जाता है। तो वी टॉक्ड अबाउट दीज अपडेट्स। ये कुछ कल के टॉपिक से हल्का सा इनका रिवीजन हो गया। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। 3 Feb 2023 के कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। एक टॉपिक था निधि कंपनीज़। गवर्नमेंट ने इनके जो निधि कंपनीज़ के जो डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स होते हैं ना, नॉर्म्स मतलब रूल्स होते हैं, उनको थोड़ा सा अभी रिसेंटली टाइट किया था। तो यहाँ पर हमें बस ये पता होना चाहिए कि निधि कंपनीज़ क्या होती हैं। तो आप लोग अपने इकोनॉमी के अंदर NBFCs के बारे में पढ़ते हो, बैंकिंग सिस्टम के अंदर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि कंपनी जो होती हैं ये फाइनेंस तो प्रोवाइड करती हैं लेकिन ये बैंकिंग का काम नहीं करती हैं। तो इन्हीं में एक कैटेगरी होती है निधि कंपनीज़ की। ये हमारी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। इनको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड इनको RBI से कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर इनको डिपॉजिट वगैरह करना होता है तो उसके लिए RBI इनको डायरेक्शन ज़रूर दे सकता है। हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल्स भी इनके, निधि रूल्स 2014, जिनके अंडर हम लोग इनको कंट्रोल करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ना, कौन इसको रेगुलेट करता है, कौन गाइडलाइंस बनाता है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में इकोनॉमी से कनेक्ट होकर आते रहते हैं। ASCI issues new disclaimer norms for the TV and digital ads. एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस को अपडेट किया था एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। अब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो लिकर वगैरह होता है, अल्कोहल होता है, उसके एड्स कब आएंगे। रात को बहुत लेट बजे के बाद ही आ सकते थे, पहले तो आते बहुत ज़्यादा थे, फिर उनको लिमिटेड किया गया था, यानी उनको और डिले कर दिया गया था। तो उसको लेकर के ना कुछ कंपनीज ऐसी थी, उन्होंने क्या किया, इसके ऑल्टरनेट्स निकाले। जैसे वो क्या करती हैं कंपनीज़ ना, मुझे अब नाम तो पता नहीं है बट मुझे आइडिया, जैसे कुछ तो होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो कंपनीज क्या करती हैं, वो ना अल्कोहल बनाएंगी, वो शराब बनाएंगी, वो बियर वगैरह बनाते हैं, साथ में ना वो दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे कि किंगफिशर होगा ना, किंगफिशर का आप लोगों ने देखा होगा, इनकी बियर वगैरह भी आती है, इनकी शराब पता नहीं मुझे आती है नहीं आती है, बट इनका एक वो आता है, जैसे आप लोग प्लेन में जब फ्लाई करते हो ना, तो किंगफिशर की ना वाटर बॉटल्स बहुत मिलती हैं, कभी कभी कैफे या रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स में बहुत मिलती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अपनी ब्रांड को प्रमोट करती हैं टीवी पर। वो ना अपना किंगफिशर अपना शराब को प्रमोट नहीं करेगा, वो अपने उस वाटर को या सोडा वाटर को ना प्रमोट करेगा, उसके टीवी में ऐड देगा। तो गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती रहती है कि रात को 11 बजे के बाद ही ऐड आएंगे। और टबैको का तो ऐड आएगा नहीं, तम्बाकू का तो वो आता है, पान मसाला का भी जो ऐड आता है उसको भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस देती रहती है। वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है, वो इनका काम करता है। तो ये एक वॉलंटरी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए, क्रिएटिव मीडिया कंपनीज के। एंड इनके जो डिस्क्लेमर गाइडलाइंस थे वो 2016 से स्टार्ट हुए थे। कुछ उन्होंने अपडेट किए थे कि उन्होंने कहा था कि जो डिस्क्लेमर होगा ना, इट वी शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम, अवॉइड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, जैसे पान मसाले का अगर आप ऐड देखोगे ना, उसके साथ में बोलते हैं कि पान मसाला खाना शरीर के लिए हानिकारक वगैरह ऐसा होता है, बट वो आप देखोगे पर्सन ना बहुत फास्ट बोलता है। एंड कुछ ही म्यूचुअल फंड्स वगैरह के ऐड आते हैं ना, उसमें वो बंदा एक डिस्क्लेमर देता है कि म्यूचुअल फंड बाजारों जोखिम के तहत है, ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन वो बहुत फास्ट बोलता है। तो उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों की ना फॉर्मेट को कॉम्प्लेक्स मत करो, कीप देम ईजी सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड देम। जो ड्यूरेशन है, जो रीडेबिलिटी हो ना डिस्क्लेमर की, वो क्लियर होनी चाहिए कंज्यूमर्स को। मैंने भी कई बार छोटा था ना, जब मैं ऑब्जर्व करता था टीवी को देखते देखते, अब तो खैर टीवी देखते कहाँ है, कॉलेज में जाने के बाद तो टीवी देखना बंद कर दिया, बट आई यूज्ड टू फिगर आउट कि ये क्या लिखा है, इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल के चला गया। तो यही कहना चाह रहे थे, ये चीज़ें थोड़ी क्लियर रखो कस्टमर के लिए। एंड उन्होंने ये कहा कि देयर शुड बी नॉट मोर देन वन डिस्क्लेमर इन ए सिंगल फ्रेम ऑफ एन एड, ताकि यूज़र को कन्फ्यूजन ना हो। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज़ में थी, एक का नाम था ट्रॉपैक्स। ये इंडियन नेवी का एक मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज था, जिसको बाई एनुअली कंडक्ट किया जाता है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, यानी कि देखो ये इंडिया की ही है, तो हमारी मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज में तीनों फोर्सेस जो है ना, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, नेवी के साथ मिलकर उसको पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक पिक्चर्स की मुझे मिल गई थी। एक है एमफेक्स 2023, ये बाई एनुअल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। इसमें भी हमारी जो 3 सर्विसेज होती है ना, वो तीनों मिलकर के, आप देखोगे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है। ये फोटो अपने आप में जस्टिफाई कर रही है। ओके, देन वी हैव दिस थिंग डूम्सडे क्लॉक। आप लोगों ने सुना होगा एक डूम्सडे क्लॉक करके है। तो एक बुलेटिन है एटॉमिक साइंटिस्ट का, BAS बोलते हैं, उन्होंने डूम्सडे की क्लॉक को 90 सेकंड तक मूव कर दिया था टू मिडनाइट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, उसमें हो सकता है न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि इट इज़ 90 सेकंड्स टू मिडनाइट, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है, इसकी शुरुआत 1945 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसको बोलते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो जो कि पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने का था।
1947 में जब भारत हमारा देश आज़ाद भी हुआ था, उसी साल एक डूम्सडे क्लॉक क्रिएट किया गया था। डूम्सडे मतलब जिस दिन आपदा होगी, डूम मतलब यहाँ पर आपदा की बात की जा रही है, कह सकते हो महाप्रलय, जिसमें सब कुछ का सब हर चीज़ का विनाश हो जाएगा। इसको डिज़ाइन किया गया था, ये पब्लिक को वार्न करती है हाउ क्लोज वी आर टू द डिस्ट्रॉइंग आवर वर्ल्ड्स विद डेंजरस टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर ओन मेकिंग। इसके डेब्यू के बाद से जो मिनट हैंड है ना, हैज़ बीन रीसेट 25 टाइम्स। तो एक तरीके का ना एक इंडिकेटर की तरह काम करता है ये। अब उन्होंने कहा कि अगर ये 90 सेकंड्स टू मिडनाइट की बात कर रहा है, यानी कि इन्होंने अब 90 सेकंड का ऐसा मतलब नहीं कि 90 सेकंड के अंदर अंदर कुछ हो जाएगा। तो ये ना एक एनालिसिस है, एक इंडिकेशन होता है कि हम लोग अगर इसको थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि राइट ना हम जो भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ना, दे आर क्रिएटिंग मोर डेंजर टू द मैनकाइंड, उसको लेकर के। तो इसे रीसेट करते रहते हैं। रीसेट कैसे करते हैं? एनालिसिस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किस तरह का वेपन वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कंसिडर करेंगे एंड डेटा एनालिटिक्स को भी कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को कंसिडर करते हैं, और इवन नॉट जस्ट दिस, कोई दूसरे एस्ट्रॉयड वगैरह कॉमेट के द्वारा भी कुछ हो सकता है क्या, स्पेस के थ्रू कुछ हो सकता है, हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है। देन वी हैव दिस भार OS। भार OS एक ऐप है, एक एंड्रॉयड का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अभी देखो ये ओपन सोर्स का क्वेश्चन आया था इस बार प्रीलिम्स में, 2012 में क्वेश्चन आया था। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नो गूगल ऐप्स और उस तरह की सर्विसेज नहीं। बेसिकली किसने बनाया है इसको? J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IIT मद्रास में इंक्यूबेटेड है, उन्होंने बनाया है इसको। अब गूगल का अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हमारा ये भारत OS, तो जैसे गूगल का होता है ना एंड्रॉयड सिस्टम, ये उसी के तरीके से एक भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें डिफरेंस क्या है? भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये गूगल सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेगा, उनकी शिपिंग नहीं करेगा। तो ये बेयरबोन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसमें आप अपनी खुद की ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों चल रहा था आप लोगों को पता होगा ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली गूगल के ऊपर ना ऑलमोस्ट आई थिंक 960 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया था, और मैंने ये टॉपिक कवर भी करवाया था वन लाइनर करंट अफेयर में। वो ये था कि गूगल का जो एंड्रॉयड है ना, अब एंड्रॉयड ना एक ज़माने में गूगल का नहीं था, ये कोई और ने किसी ने कंपनी स्टार्ट की थी। गूगल ने इसको आई थिंक 2006 या 7 के आसपास खरीद लिया था। उनको पता चल गया था कि फ्यूचर में इसका काम बहुत होगा और हम इसको एनहेंस करेंगे। तो गूगल क्या करता है, जैसे एप्पल का फ़ोन होता है तो वो अपना iOS चलाते हैं, तो गूगल ने कहा कि हम भी एक सॉफ्टवेयर बेचेंगे, एक फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हम बनाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, तो गूगल ने कहा कि हम लोग एंड्रॉयड बनाएंगे, इसको फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं, स्मार्टफोन का। अब ये क्या करते हैं, जब इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये कुछ ऐप्स ना इंस्टॉल करके देते हैं। जैसे आपके पास, जैसे मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, मैं रेडमी के फ़ोन प्रेफर करता हूँ। उसका कारण ये होता है 10 से 15 हज़ार का ले लेता हूँ और विदिन 6 मंथ में चेंज करता रहता हूँ, तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि मेरे पास नए अपडेट्स आते रहते हैं, रादर देन स्पेंडिंग 50,000 20-30,000 एक फ़ोन पे। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं कोई नया फ़ोन लेता हूँ ना, हर बार उसमें कुछ ऐप्स ना प्री इंस्टॉल्ड आएंगी, एक रेडमी की तरफ से आएंगी और कुछ गूगल अपनी इंस्टॉल करके देगा। कभी कभी मेरा मन नहीं करता उनको यूज़ करने का, लाइक गूगल सर्च वाला जो होता है मैं उसको हटा नहीं सकता, मैं फ़ोन से यूट्यूब को डिलीट नहीं कर सकता। एक तरीका होता है फ़ोन को रूट करने से होता है, लेकिन उससे फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स वल्नरेबल बन हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ना, आप जो भी यूज़ होगा, ये फ़ोन में ना बिल्कुल ब्लैंक आएगा, उसमें आप अपनी मर्जी से फिर जा करके आप उसमें ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होने वाला है। तो ये फ़ोटो है हमारे मिनिस्टर्स की, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। एक होता है इम्यून इम्प्रिंटिंग। रिसेंटली साइंटिफिक स्टडीज से पता चला था कि इम्यून इम्प्रिंटिंग कैन मेक द बाइवेलेंट बूस्टर्स लेस इफेक्टिव। ठीक है, इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होता है, हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है जिसमें कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग रिपीट करते हैं बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शन, थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है एक ना डेटाबेस होगा हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसके कारण हमारा बेटर रिस्पॉन्स हो पाएगा टू रिपीट इन्फेक्शन। इसके कारण जो वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर्स होते हैं ना, वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो था ना ये इम्यून इम्प्रिंटिंग का, ये 1947 में पहली बार देखने को मिला था। अब इसको जानने की कोशिश करो। एक तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ये फ़ोटो तो मैंने फ़ोटो वहाँ से ली थी वैसे वीडियो में द हिंदू की एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अब होता क्या ना कि आप जब एक बार एक डोज ले लेते हो, उसके बाद आप दूसरा डोज लेते हो, उसके बाद आप तीसरा डोज लेते हो वैक्सीन के। मल्टीपल तरह की बीमारियाँ होती तो अलग अलग तरह की डिजीज़ के अकॉर्डिंगली वैक्सीन ली जा रही होती हैं। तो इम्यून इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी पहले वाली जो इन्फेक्शन के बाद हम लोगों ने जो पहला डोज लिया था ना, उसमें उस लेवल पर जो हमारा इम्यून सिस्टम था ना, उसको रिपीट कर देती है। हम लोगों ने डोज तो सेकंड ले लिया, थर्ड भी ले लिया, लेकिन हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, उसकी मेमोरी में होता है कि उसने कभी कभी ना, जब उस फर्स्ट डोज लिया गया था तब
किस स्टैंडर्ड का था हमारा इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून इम्प्रिंट के कारण क्या होता है कि वो ना उसी लेवल पर चला जाता है, वापस से पुरानी वाली मेमोरी को रिफ्लेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है, उससे प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होता है कि बाद वाले जो डोज होते हैं ना वो इन्फेक्टिव हो जाते हैं। ये प्रोसेस था हमारा इम्यून इम्प्रिंटिंग का। तो बस ये थे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स, कुछ ये मेजर हाइलाइट्स थे, बट ये आज के नहीं है, लाइक 3 फेब के नहीं है, पुराने वाले हैं। 3 फेब के भी करवाऊंगा, ये कुछ पुराने थे, मैंने कहा था ना बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उनको मैं रिकवर कर दूंगा, तो इन्हीं को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक ये टॉपिक आया था, उसमें था सी विंड्स इरोड द सुंदरबन टेम्पल टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ द 11th सेंचुरी टेराकोटा टेम्पल। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने प्लान किया था, इसकी जो डैमेज्ड ब्रिक्स है ना उनको रिप्लेस करेंगे और इसमें आसपास में पेड़ पौधे लगाएंगे इसके प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए। अब इसका नाम है जत्तर देओल। ये 11th सेंचुरी का एक शिवा टेम्पल है वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनाज में। तो इसमें ना टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए, और बहुत सुंदर है ये। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि इसकी ब्रिक्स वगैरह जो है ना डैमेज हो रही हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज बताया गया है, इंक्रीज इन एयर सैलिनिटी, हवा के अंदर भी नमक पाया गया है, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने कहा था कि जो आउटर ब्रिक वॉल है ना वो इरोड हो रही है क्योंकि एयर सैलिनिटी के कारण। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हम लोग एक काम करेंगे, तो इसके आसपास में जो पेड़ वेड़ है ना इनकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे ताकि इसको हवा डायरेक्टली कम लगे, पेड़ों से हवा रुक जाएगी, और इसकी ब्रिक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि ऐसे टॉपिक्स ना आर्ट एंड कल्चर में एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। अब एक एम्फान एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि वेस्ट बंगाल में आया था मई 2020 के अंदर, आप लोगों ने सुना भी, काफ़ी तबाही की थी इसने। तो उसने जतार देओल के जो आसपास के पेड़ थे ना यहाँ पर जो पहले थे उनको हटा दिया था, इसी कारण थोड़ा सा ही और ज़्यादा कोस्टल विंड्स के प्रति एक्सपोज हो गया था। मुगल गार्डन्स का नाम बदल करके अब उसको अमृत उद्यान कर दिया गया है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। मुगल गार्डन्स हमारे जो राष्ट्रपति भवन है ना वहाँ पर है, इनको एडविन ल्यूटन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, 15 एकड़ में है ये, और इसमें कुछ मुगल और इंग्लिश लैंडस्केपिंग के स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। एक आर्किटेक्ट हैं के.टी. रविंद्रम जी, उन्होंने कहा कि जो डिसीजन है ना इनको रीनेम करने का ये सर्टेनली इनअप्रोप्रिएट है। उन्होंने कारण दिया था, उन्होंने कहा था कि जो गार्डन है ना इसका जो डिज़ाइन है वो पर्शियन है या फिर मुगल स्टाइल है। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि जो एडवर्ड लुटियंस थे ना जिन्होंने वाइसरॉय हाउस को डिज़ाइन किया था उस समय पर, जो कि आज की डेट में हम उसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर्सन ने ना डेलिबरेटली मुगल आर्किटेक्चर के डिटेल्स का इस्तेमाल किया था ताकि ब्रिटिश अपीजमेंट प्लान था ना, ब्रिटिशर जो थे वो अंग्रेजों को उनको मुगलों को अपीज़ करना चाहते थे कि हम आपके लिए कर देंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा बनाते हैं वाइसरॉय हाउस और यहाँ पर हम लोग आपका मुगल स्टाइल यूज़ करेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जब स्टाइल वहाँ पर ये वाला है तो उसका नाम क्यों चेंज किया गया, बट अभी हो गया है, अब आप मुगल गार्डन नहीं कहेंगे, आप ऐसे कहेंगे अमृत उद्यान। तो अमृत महोत्सव हो रहा है, अमृत काल हो रहा है, अमृत उद्यान हो रहा है, बहुत सारे नाम बदले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, जो भी आप में से दिल्ली में रहता हो ना, डू मेक श्योर दैट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ना वंस यू शुड डेफिनेटली विजिट राष्ट्रपति भवन। ये मुगल गार्डन जो ये जो अमृत उद्यान है ना इसकी तो एंट्री वगैरह बहुत फ्री होती है, अभी मार्च तक ही ओपन है, मार्च के बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है, और आपका एग्ज़ाम भी अभी जून में 28 मई को है। तो एक दिन चले जाओ, जिस दिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही हो, बहुत सारा काम कर लिया गया हो ना, एक दिन चले जाओ, घूम फिर करके आओ उसमें, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार कुछ चीज़ है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन के विजिट्स होते रहते हैं, तो उसमें आप ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, कुछ दिन पहले एडवांस में बुक करना पड़ता है। राष्ट्रपति भवन को देख के आओ अंदर से कैसा होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअल में कुछ किक करेंगी, यार मुझे यहाँ काम करना है, कल को मैं अगर ऑफिसर बन जाऊँगा तो मे बी मैं अपना सेंट्रल डेपुटेशन पे आऊँगा तो मुझे राष्ट्रपति भवन में आके काम करने का मन है। राष्ट्रपति भवन में सेक्रेटरी वगैरह काम करते हैं, राष्ट्रपति की पूरी सेक्रेटेरिएट होता है, वो उसमें कौन लोग होते हैं, यही लोग होते हैं। तो ये होता है आपके लिए असली, जो भी कह सकते हो, मोटिवेशन चाहिए आपको, इंस्पिरेशन चाहिए। भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिसर्चर्स ऑफर टिप्स टू सेव केरलाज सिंकिंग आइलैंड। एक स्टडी की गई थी नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ के द्वारा, उन्होंने कहा था कि केरला का ना एक मुनरो थुरुथु रेजिडेंट्स हैं उस एरिया के, वहाँ पर क्या हो रहा है कि केरला का पहला सेट निकला है क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ का। रेफ्यूजीज़ मतलब जो शरणागत, किसी की शरण लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं रेफ्यूज लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि केरला के अंदर ना पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ लोगों को रेफ्यूजी बनना पड़ जाएगा। अब ये जो आइलैंड है ना ये सबसाइड कर रहा है, सबसाइड मतलब ज़मीन में नीचे की तरफ धंसने की कगार पर है, जो भी रिसेंटली जोशीमठ में भी हुआ था, है ना। तो उन्होंने कारण बताया था टाइडल फ्लडिंग होती है, जिनकी जो टाइड्स वगैरह होती है ना पानी की, उनके कारण इसमें बाढ़ का पानी आ जाता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर लो है।
तो इस एरिया से ना मास एक्सोडस हो रहा है। एक्सोडस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट के बहुत भारी मात्रा में जब लोग मूव करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उसको एक्सोडस बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पहले एक बार आ भी चुका है प्रीलिम्स में, अष्टमुडी लेक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि इसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। यहाँ और ये रामसर लिस्टेड वेटलैंड भी है, इसलिए मैंने कहा एग्जाम में पहले आ चुका है। और वेटलैंड्स के ऊपर तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं, हर बार कुछ ना, आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट ईयर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेटलैंड्स। तो यही सब चीज़ें थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन के मेथड है ना उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है टू इरेडिकेट द सलाइन बैंक्स ऑफ डीप बेसिन इज ऑल्सो सजेस्टेड। अलग अलग तरह के सजेशंस आ रहे हैं, उनका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंगली जो कि NCESS ने की थी, उन्होंने कहा था 39% जो लैंड एरिया है ना उसका नुकसान हो चुका है। एंड यहाँ पर सैंड माइनिंग भी होती है, जिसको खनन माफिया बोलते हैं ना, उनको सैंड माफिया, उसको खनन माफिया, वो यानी कि मिट्टी वगैरह जो होते हैं उसका दलाली बहुत करते हैं वो लोग। तो वो अनरेगुलेटेड तरीके से होती है, गवर्नमेंट की नॉलेज के बियॉन्ड हो रही होती है। तो ये प्रॉब्लम है। अभी आपको एग्जांपल मिल गया है, एक केस स्टडी मिल गई है, क्लाइमेट चेंज के कारण लैंड सब्सिडेंस हो रहा है केरला के अंदर। तो ये आपका जो भी एग्जाम में आप कहीं लिखना चाहो इस एग्जाम्पल को, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। देन वी हैव दिस सॉइल कैंपेन इंक्रीजेज फार्मर्स इनकम बाय 40% इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ये तो मत करना है, ये मैंने पेस्ट किया था लेकिन इसका यूज़ नहीं है अभी। अभी है क्या ना, राजस्थान का एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर बड़ा यूनिक इनिशिएटिव लिया गया था। उन्होंने कहा कि ना सॉइल की हेल्थ को मैनेज करने के लिए, क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए ना, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना फार्मर्स की इनकम उन्होंने 40% तक इंक्रीज कर दी 6 महीने के अंदर। एक कैंपेन चलाया गया था, उसका नाम था माटी अभियान। अब ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल हो गया, सॉइल के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, है ना, एंड फार्मर्स पे क्वेश्चन आता है, और ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया था ना कि 1250 के आसपास फार्मर्स के ना 2 टीम्स बनाई थी, उनके 10 एक्शनेबल पॉइंट्स बनाए थे खरीफ क्रॉप्स को लेकर के। तो उन्होंने कुछ सेलेक्टेड फार्मर्स को बुलाया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर मई 2022 में एक वर्कशॉप में, और उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया था। अब वहाँ पर ना बीकानेर के जो कलेक्टर हैं, अब देखो आप लोग को भी कलेक्टर ही बनना होगा, कलेक्टर का नाम है भगवती प्रसाद कलाल। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, ब्रेन चाइल्ड मतलब उनके दिमाग में बात आई थी, एक काम करते हैं फार्मर्स को बुलाते हैं, उनकी एक वर्कशॉप करते हैं। तो इस तरीके से इनको बुला करके इनको ट्रेन किया जाता है, वर्कशॉप लगती है इनकी, एंड कैसे वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, और उनको एग्रीकल्चर एज एन एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। तो अगर 6 महीने के अंदर एक किसान की जो सैलरी होती है 40% तक अगर इंक्रीज़ हो जा रही है, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है, किसान के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसके लिए तो एक सीज़न के अंदर ही, एक क्रॉप के सीज़न के अंदर उसकी सैलरी 40% तक बढ़ गई है, बहुत फ़ायदे की बात है। तो मिस्टर कलाल ने कहा कि जो एवरेज इनकम ग्रोथ थी ना फार्मर्स की 6 महीने की, वो थी 12.5%, क्योंकि उन्होंने अर्न किया था, मतलब 40% तक उन्होंने कहा था कि इनकम हो जाने के ओवरऑल चांसेस थे 6 महीने में। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने एवरेज जो निकाला था ना इनकम की ग्रोथ का 6 महीने का, वो 12.5% था। तो उन्होंने कहा था कि जो पिछला क्रॉप सीजन था ना लास्ट ईयर का, उसके मुकाबले किसानों ने 3.38 करोड़ ज़्यादा अर्न किए थे। 65 फार्मर्स थे जिन्होंने 10 तरह के कंपोनेंट्स को अडॉप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उनका 40% इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये एग्जाम्पल आपका था। इसमें क्या कुछ किया था, सोलर पंप्स के बारे में बात की थी, ऑर्गेनिक के बारे में बात की थी इन्होंने, और वेजिटेबल को कैसे ग्रो करना है, कैटल वगैरह को कैसे फार्मलैंड पे मैनेज करना है। तो बन गया ना एक और केस स्टडी का एग्जाम्पल। देन नोबल हेलेंस, एक अरुणाचल ईल्ड्स इंडियाज़ न्यूएस्ट बटरफ्लाई। अब ये है वो बटरफ्लाई, इसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा एक ये डिस्टिंक्ट सा निशान होता है, 2 सफ़ेद कलर के डॉट्स भी होते हैं। तो जनरली म्यांमार में, सदर्न चाइना से वियतनाम में पाई जाती है। एक्सट्रीमली रेयर है, नोबल हेलन है, 3 लोकेशन पे पाई जाती है ये, नामदफा नेशनल पार्क में और अरुणाचल प्रदेश के। अब ये नामदफा नेशनल पार्क जो है ना 2 बार आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो बटरफ्लाईज जो होती हैं ये वाइटल इंडिकेटर्स होती हैं स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ये भी बटरफ्लाई पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा था, क्योंकि बटरफ्लाई पर, नामदफा पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब रिसेंटली कुछ 90 के आसपास फॉसिल मिले थे जो कि इंडिया के लार्जेस्ट डायनासोर के थे, वो अनकवर किए गए थे एंड नर्मदा वैली में पाए गए थे। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत के अंदर जो पहला, जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटन मिला था वो भी नर्मदा वैली में मिला था, जिसका नाम नर्मदा मैन रखा गया था। तो बस इतना ही जानना था आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। कौन से पीरियड से मिले थे ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये थे कुछ बीते 2 दिन के 3 दिन के हमारे इंपॉर्टेंट मेजर हाइलाइट्स जो मैंने रखे हुए थे, मुझे था कि मैं आप लोगों को कवर ज़रूर करवाऊँगा।
हम लोगों ने कल वाले कुछ पुराने मेजर हाइलाइट्स देख लिए हैं, अब एक बार आज के जो 3 फरवरी के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अदानी क्रैश स्टॉल्स पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर भी अदानी ग्रुप को लेकर के जो इश्यूज चल रहे थे, ये अदानी ग्रुप का जो भी इशू चल रहा है ना, आज न्यूज़पेपर में इसमें कम से कम 8-9 आर्टिकल्स हैं। तो मैं इसको कल समराइज करके ना सारा का सारा कि अभी तक इसमें क्या हुआ है, क्या इशू है अदानी ग्रुप के साथ, वो एक ही बारे में आपको बता दूंगा। ये एक न्यूज़ है, नो बार ऑन द कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। ये अभी रिसेंटली आई थिंक 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था कि क्या एक व्यक्ति 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से पोलिंग कर सकता है क्या, 2 सीट से लड़ाई मतलब इलेक्टोरल कैंपेनिंग कर सकता है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग इस बात पर कुछ नहीं कह सकते। एक पटिशन लगाई गई थी, पटिशन थी, एडवोकेट है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, उसका सेक्शन 33 का क्लॉज 7 जो है ना, वो अलाउ करता है एक पर्सन को कि वो जनरल इलेक्शन के अंदर एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है, और उसके बाद जब सिलेक्शन उसका जिस सीट से हो जाएगा उस सीट को जीत करके वहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा ये एज ऑफ नाउ जैसा है वैसा चलेगा, लेकिन ये मैटर ना हमारा नहीं है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मैटर है, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने की। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 33 का क्लॉज 7 जो है ना, उसके तहत एक व्यक्ति 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज से लड़ सकता है इलेक्शंस फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज। उन्होंने ये भी कहा था, एक बड़ा अच्छा स्लैंग यूज़ किया था, लाइक 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट होता है ना, तो 1 कॉन्स्टिट्यूंसी का भी डिक्टम होना चाहिए हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। देन मूविंग अहेड, हमारे पास और मेजर में क्या है, ये है एक 42% ऑफ द इनमेट्स इन पंजाब प्रिजन, यानी कि पंजाब की जो जेल है ना उसमें 42% जो लोग हैं ना वो सारे के सारे वो थे जो नारकोटिक्स केस वाले हैं, यानी कि ड्रग्स वगैरह के जो केस थे। अब इसमें ना आपको सिर्फ ये हेडलाइन ही याद रखनी है, इसमें नीचे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ड्रग्स वाला टॉपिक आप कवर करते हो ना GS3 के लिए, उसमें पंजाब का जो रीजन होता है ना वही न्यूज़ में आता है। और आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी शाहिद कपूर की, आलिया भट्ट की उड़ता पंजाब, उसमें भी ये दिखाया था कि पंजाब के अंदर ड्रग्स किस तरीके से आती हैं और जनरली पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही होती हैं। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर भी एक वेब सीरीज़ भी आई थी, उसका नाम कैट था, रणदीप हुड्डा की, उसमें भी एक्चुअली यही मैटर दिखाया गया था कि पंजाब के अंदर ड्रग्स जो होती हैं ना किस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही होती हैं। तो बस इसमें हेडलाइन जो है ना आपको सिर्फ हेडलाइन ही याद रखनी है, इसी को नोट डाउन करना है कि जब भी आपका कोई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा ड्रग्स से संबंधित तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। आगे चलते हैं, बहुत छोटा सा अपडेट है, एरो इंडिया हर साल होता है, पिछले 14 सालों से होते आ रहा है, तो ये 2023 में बेंगलोर में होने वाला है। यहाँ पर जो LC तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था ना, ये एक मेजर अट्रैक्शन बनेगा इंडियन पवेलियन का। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि LC तेजस जो है सिंगल इंजन वाला है, इसमें डबल इंजन नहीं होते हैं, लाइट वेट है, इसको हल्का बनाया गया था, इंडिया के द्वारा बनाया गया था, और मल्टी रोल है, सुपरसोनिक फाइटर है, एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वगैरह जो है इसमें एडवांस फ्लाइट के कंट्रोलर्स भी होते हैं। बस इतना ही था इसमें अपडेट, एक्चुअली कुछ था नहीं, जस्ट इन केस आप में से किसी को नहीं पता होगी LC तेजस जो सिंगल इंजन का होता है, तो मैंने इसको लिख दिया था। एडिटोरियल्स के अंदर एक ये वाला है, अ राइट रीडिंग ऑफ पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टीज, ये बिल्कुल भी मत पढ़ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये है अ शॉर्ट फॉर साइंस, इसमें रिसेंटली जो बजट में साइंस का डिपार्टमेंट है ना उसको लेकर के इतना पैसा उतना पैसा, नो नीड टू स्टडी दिस आर्टिकल। ये वाला हम लोग कवर करेंगे, ट्रेडिंग मोर विद एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, आज ये पढ़ेंगे इसको। फायर एंड आइस, लद्दाख एंड इट्स पीपल नीड अर्जेंट अटेंशन, ये ना इसका आगे भी है एक पूरा क्वेश्चनेयर है लद्दाख को लेकर के, वाइट पेपर ऑन लद्दाख, तो ये हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ये वाला एडिटोरियल में कल कवर करूँगा, क्योंकि आज के ना ये जितना भी कंटेंट होगा ना उसमें स्पेस काफ़ी हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाएगी। देन वी हैव दिस IT डिपार्टमेंट जो है ना इंडिया के अंदर, वो जो 100 रुपये का जब टैक्स कलेक्ट करता है ना, तो 100 रुपये के टैक्स के ऊपर 57 पैसे का खर्चा भी करता है। तो US जो है वर्ल्ड में ओनली ऐसा कंट्री जो इंडिया से कम खर्चा करता है, अदरवाइज दूसरी कंट्रीज जो है उनमें और भी ज़्यादा महंगा होता है। जैसे UK हो गया ना, वो 100 रुपये के टैक्स को इकट्ठा करने के लिए 73 पैसे का एक्सपेंस करता है। जापान तो और भी महंगा होता है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस भी है। तो US सबसे कम पैसे लगाता है इनकम टैक्स में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर इंडिया होता है। तो ये अच्छा है डेटा, कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करने के लिए है ये। मोर देन 200 एंटिक्विटीज़, तो भारत ने 2014 से ही ना, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि भारत सरकार ने 229 एंटिक्विटीज़ मतलब पुरानी जो कीमती चीज़ें होती है ना, जैसे कि कुछ मूर्तियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो क्या है कि 2014 से लेकर के अब तक यानी कि पिछले 9 सालों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने 229 ऐसी एंटिक्विटीज़ को दूसरी कंट्रीज से रिट्रीव किया है। तो ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, ये जो है ना आपके आर्ट एंड कल्चर में GS1 में जो होता है ना, उसके बहुत कम होते हैं टॉपिक्स जो न्यूज़ में आते हैं,
तो ये अगर आपको याद रहेगा ना, आर्ट एंड कल्चर का ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है ना, तो आप लिख सकते हो कि रिसेंटली ऐसा भी हुआ था, गवर्नमेंट ने ये भी किया। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट बन जाएगा। पाकिस्तान ने रिसेंटली ना सीपेक का जो कॉरिडोर है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि जो चाइना का वो है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें पाकिस्तान के साथ इनका ये वाला कॉरिडोर है। वहाँ पर इन्होंने एक 2.7 बिलियन का डॉलर का एक न्यूक्लियर प्लांट है वो लॉन्च किया था। तो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमारे सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। एंड तो बस इसको आपको पता होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान पर, इंडिया चाइना पर क्वेश्चंस आते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये है पुटिंग बजट 2023 इनटू पर्सपेक्टिव, डू नॉट रीड दिस थिंग। ठीक है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आपका जो कंपाइलेशन वगैरह आते हैं बजट वगैरह के, वो पढ़ लेना। पठान के ऊपर है आर्टिकल, नहीं पढ़ना है इसको। मनरेगा के ऊपर भी है, ये कट्स के ऊपर, इसको भी मत पढ़ना बिल्कुल भी, नो नीड टू गो फॉर दिस वन। मैंने इसको देखा था, मनरेगा की 2-3 पहले आए थे, वो मैंने आपको कवर भी कराए थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का है। ये देखो, ये 4 आर्टिकल जो है ना, ये चारों के चारों अदानी ग्रुप को लेकर के ही हैं। तो अदानी वाला मैंने कहा ना, मैं एक समराइज करके आप लोगों को बता दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइट्स का डेटाबेस रिवील करता है कि रेड सेंडर्स की स्मगलिंग हो रही है। रेड सेंडर मतलब क्या होता है? लाल चंदन, इसको चंदन की लकड़ी बोलते हैं, लाल चंदन होता है। तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, वो पुष्पा, अल्लू अर्जुन की, वो उसमें वो गाना था श्रीवल्ली वाला। तो वो जो मूवी थी ना, वो रेड सेंडर्स का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर। उसमें भी लकड़ी वगैरह स्मगलिंग ही करता है। इसमें 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो आपके एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक में इंटरनेशनल रिलेशंस होती है ना, उससे होती है। एक होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो ट्रेड वगैरह होती है ना, व्यापार होता है, उसको मॉनिटर करती है। एक होता है साइट्स, ये एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। साइट्स के एग्रीमेंट में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों का जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा ना, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, तो उनके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो रेड सैंडल्स होते हैं, इसको हम रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं। ये एक एंडेमिक ट्री है, जनरली हमको पाया जाएगा वहाँ पर हमारे ईस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट में मिलेगा, पता होना चाहिए। मैप पर ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में एग्जैक्टली आ चुका है लोकेशन को लेकर के। तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा, वहाँ पर 10 से 15 मीटर तक ये ग्रो भी करता है। एंड काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इसका। इलीगल लॉगिंग मतलब होता है लकड़ी काटना, हार्वेस्टिंग होती है। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, उसके तहत जो इम्पोर्ट है ना इसका, वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ध्यान रखना, इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है। इवन ये भी स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है। तो चाइना जो है इसका लार्जेस्ट इंपोर्टर है। एंड उसके बाद फिर हांगकॉन्ग भी आता है, सिंगापुर भी आता है। इवन जो मूवी है ना, पुष्पा वाली जो मूवी है, उसकी स्टार्टिंग जब होती है ना, मेरे को याद है मूवी मैंने देखी थी, तो उसकी स्टार्टिंग में वो लोग यही दिखा रहे होते हैं कि आई थिंक जापान में कहीं जाती है लकड़ी, उसको गिटार वगैरह बनाते हैं, तो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। इसका जो रेड डाई होता है ना, रेड कलर का, उसका भी वो टेक्सटाइल और मेडिसिन वगैरह के अंदर कलरिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, उसके शेड्यूल 4 में लिस्टेड है और ये एंडेंजर्ड है एज पर दी IUCN रेड लिस्ट। इसकी उम्र काफ़ी मतलब बहुत स्लो ग्रो करता है, 25 से 40 साल में जाकर के ग्रो करता है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की। एक ये न्यूज़ है, एक सीनियर IAS ऑफिसर है बिहार के, कल से उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखी भी होगी। वो वीडियो में कुछ गाली देते हुए नजर आए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना टेम्पर खो चुका था और इसलिए मेरा ये मिसकंडक्ट हुआ था। तो सीनियर IAS ऑफिसर, हम आप लोग भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिशियल्स हैं ना, उनकी तरफ वो थोड़ा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे। वीडियो उनकी रिकॉर्ड हो गई थी। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट KK पाठक के, उनका नाम KK पाठक है। तो उनकी वर्चुअल मीटिंग चल रही थी ऑफिशियल्स के साथ और उनको उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया था। तो बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसोसिएशन है ना, उन्होंने कहा था कि इस ऑफिसर के अगेंस्ट ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जब उनसे कॉन्टैक्ट किया गया तो मिस्टर पाठक ने कहा था कि आई हैड टेकन सम एक्शन अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ बासा, उनके मिसकंडक्ट के लिए कुछ इश्यूज़ कर। तो जब एन एक्शन वाज टेकन दे रिलीज दिस वीडियो, उन्होंने ये वीडियो इसलिए रिलीज़ कर दी क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया था। तो बस ये है, आपको जैसे भी हो, जैसे आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, यू डू नॉट हैव टू लूज़ योर टेम्पर, क्योंकि आज की डेट में वैसे भी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। और फिर आप इस पोजीशन पर होते हो, आप अपने जूनियर्स वगैरह को देते हो, सो यू कैन स्कोल्ड देम, आप उन्हें थोड़ा डांट सकते हो अगर वो काम वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, बट यू शुड नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो मर्यादा के परे चला जाता है एकदम। सीनियर होने के नाते आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है, आपके जूनियर काम नहीं कर रहे, आप उनको थोड़ा किसी तरीके की पनिशमेंट दे सकते हो कि भाई ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम उस डिपार्टमेंट में काम करोगे। दीज थिंग्स आर ओके, ये हर जगह होता है, बट गाली नहीं देना है। किसी पर चीखना चिल्लाना तो होता रहता है, गाली देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये देखो, ये वाला आर्टिकल है, ये भी लद्दाख को लेकर के है। ये सब लद्दाख वाले कल एक साथ ही कवर हो जाएगा। तो कल 2 चीज़ें मैंने बोल दी आप लोगों को, अदानी वाला और वो लद्दाख वाला जो एडिटोरियल था, ये 2 चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे।
और क्या है, हाँ ये फिर अदानी वाला ही था। तो ठीक है, आज वाले न्यूज़पेपर के जो मेजर हाईलाइट्स थे वो यही सब थे। नाउ वी हैव दिस टॉपिक एडिटोरियल का, इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि कुछ कुछ एडिटोरियल कहता हूँ कि उनको कलेक्ट करके रख लेना, सारे मत करना। तो ये वो वाला है जो आप कलेक्ट करके रखोगे। क्यों? क्योंकि पहली बार एक तो इसके राइटर बड़े ज़बरदस्त हैं। ये एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के। तो एक जॉइंट सेक्रेटरी की जो लैंग्वेज होगी ना कंटेंट की, वो बहुत क्लोज होगी आपकी आंसर राइटिंग वाले कंटेंट की। तो आप देखोगे मैंने इसमें ग्रीन इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉपिक तो आता ही रहता है आपका वाटर वगैरह का, GS1 में कहीं ना कहीं GS3 से भी कनेक्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ कवर करेंगे। मैं दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ अगर आप में से कोई नया हो तो, एडिटोरियल्स को हमेशा वर्ड टू वर्ड पढ़ना। एडिटोरियल्स की कहानी को सुन करके इग्नोर मत कर देना कि मैंने सुन ली थी ना, कि एडिटोरियल में वर्ड से आप लाइन का सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह ये सब सीख पाओगे। वो इसलिए कवर करने होते। टॉपिक तो ये आपका वैसे भी मंथली मैगजीन में आपके नोट्स वगैरह में कवर हो जाता है, बट इट्स मोर अबाउट कि लर्निंग द लैंग्वेज, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ही इज़ अ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं सुबोध यादव जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ डेटा है हमारे पास, तो इंडिया के ग्राउंड वाटर की गवर्नेंस बेटर हो रही है। डेटा ये कहता है कि नियरली 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, दैट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया एंड कंज्यूम करती 4% टोटल वाटर रिसोर्सेज का। अब आप खुद सोच करके देखो, ये अपने आप में कितना अमेजिंग डेटा नहीं हो गया। वाटर का कोई टॉपिक आ जाएगा, वाटर का नहीं भी आ रहा होता, पॉपुलेशन का आ गया, एरिया का आ गया, कहीं तो लिख सकते हो ना। ये 3 डेटा एक सेंटेंस के अंदर अपने आप में इसको कितना ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव एंड कैची इसको इंट्रोडक्शन बना देते हैं। तो ये किसने बताया था? ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, कहती है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है। अब देखो वर्ल्ड बैंक का भी नाम आ गया। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज जो है ना उन पर दबाव भी पड़ रहा है। कंट्री बहुत वास्ट है, इंडिया में बहुत सारे डिस्टिंक्ट और हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग्स भी हैं। ग्राउंड वाटर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन है, ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी के लिए भी काम आता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। तो 80% जो हमारे कंट्री की ड्रिंकिंग वाटर की जो डिमांड होती है ना, और 2/3 यानी कि 66% जो इरीगेशन की डिमांड होती है वो आती है हमारी ग्राउंड वाटर से ही। तो ग्राउंड वाटर हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट दैट द थीम ऑफ जो UN वर्ल्ड वाटर डे, पिछले साल के जो UN वर्ल्ड वाटर डे था ना, उसकी थीम थी ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट इसी गोल को, यानी कि हमें सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना है, इस पर काम करती जा रही है लगातार। तो इसी प्रोसेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स आइडेंटिफाई किए गए थे। क्या थे? अब देखो ये मैंने क्यों हाईलाइट किया, आपको ज़रूरी नहीं होता एग्जाम में आपको जो अगर कुछ चैलेंजेस लिखने होंगे, इनिशिएटिव लिखने हो, तो आपको पॉइंट्स में लिखने होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि इन दिस प्रोसेस, ये यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। In the process, certain important deliverables that have been identified that include reduction in the groundwater extraction to below 70%, comma लगाकर, increasing the network of groundwater observation wells, comma, installing digital water level recorders for the real-time monitoring, comma, periodic monitoring of groundwater quality, aquifer mapping and data dissemination, having better regulation of groundwater extraction by industries. You see, इन्होंने एक लाइन के अंदर, ये पूरा एक लाइन है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और अभी आगे और भी था, प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इवन पीरियोडिक, ये पूरा का पूरा। इतने से उन्होंने कितना हैवी डेटा ऐड कर दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे के अंदर आपका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है, ये वाला, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज हाउ जस्ट बाय पुटिंग अप कॉमा यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स। मई 2019 के अंदर एक मच नीडेड स्टेप ऑफ द पॉलिसी रिफॉर्म वाज डन, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी 2019। मुझसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज अलग थी, गंगा रिजुवनेशन वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर, सबको बेसिकली मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इससे क्या हुआ कि वाटर रिसोर्स की मैनेजमेंट पे थोड़ा सपोर्ट मिल गया था, एंड हम लोगों का स्पेशल फोकस गया था डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके मैनेजमेंट पर। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति अभियान जो था वो लॉन्च किया गया था। उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया गया था जन शक्ति के अंदर, जन शक्ति को जल शक्ति में। उसमें हम लोग वाटर के एसेट्स कैसे बनाएंगे, रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करेंगे, उसके लिए हमारा कैच द रेन कैंपेन भी चलाया गया था। अब साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। जो इनिशिएटिव्स है ना, दे हैव आल्सो बीन टेकन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे कि अटल भूजल योजना है हमारे पास, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट। तो गोल सबका क्या था कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करेंगे, बट इट हैज़ टू बी पार्टिसिपेटरी।
तो अटल भूजल योजना जो है ना, उसमें लोगों का बिहेवियर को चेंज करने की बात की गई थी। उनको कैसे करेंगे, लोगों को इंसेंटिवाइज करो, थोड़ा बहुत उनको कुछ दे दो रिटर्न के अंदर। NAQM जो था, इसको इज नियरिंग द कंप्लीशन, इसमें बात की गई थी जो हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में सब सरफेस वाटर होता है ना, एक्विफर्स होते हैं, यानी कि पानी वगैरह कहाँ कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, उसका हम लोगों को ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी पॉलिसीज़ में। तो 24 लाख के आसपास, 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे कंट्री का जो एरिया था ना, उसकी मैपिंग की गई थी। एंड एक हेलीबोन बेस्ड सर्वे किया गया था। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। हेलीबोन मतलब हेलीकॉप्टर के ऊपर से सर्वे किया गया था। अब देखो, आप कितनी जगह पर एग्रीकल्चर का टॉपिक है, कोई लैंड वगैरह का ऐसा, उसमें आप लिख सकते हो कि वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ हेलीबोन बेस्ड सर्वे कैन बी यूज। जैसे एक हमारे पास स्वामित्व स्कीम चलती है जो रूरल एरियाज़ के अंदर मैपिंग की चलती है, आप उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो दीज थिंग्स कैन बी यूज। तो उनका इस्तेमाल किया गया था एंड उसमें बहुत सारे मेथड्स थे एक्वीफर की मैपिंग के लिए। फिर कुछ जो रिमेनिंग एरिया था उसको मार्च 2023 तक कर लेंगे उसकी मैपिंग भी। तो अराउंड 65,000 के आसपास मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 7,000 जो ऑटोमेटेड है, यानी कि अपने आप काम कर रहे होते हैं। अब ये 65,000 से इसको इंक्रीज़ करके 85,000 तक इंक्रीज़ किया जाएगा, और ये जो 7,000 ऑटोमेटेड थे उसको इंक्रीज़ करके 35,000 तक इंक्रीज़ किया जाएगा। फिर बहुत सारे डायनामिक ग्राउंड वाटर के असेसमेंट्स किए जाएंगे एनुअली, एंड कमिटीज़ बनाई जाएंगी उसका एस्टिमेशन को लेकर के। एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, ये भी डेवलप किया गया है। तो इसी वाटर को लेकर के इतने सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर ग्राउंड वाटर असेसमेंट का कंप्लीशन होना 2022 के अंदर, 5 महीने के अंदर। इससे पता चलता है एक टाइम बाउंड अप्रोच में, साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना है। एंड उसके बाद लेटेस्ट जो असेसमेंट किया गया था उससे पता चलता कि देयर हैव बीन 3% का रिडक्शन हुआ था इन द नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लोइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स में, और 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था इन सेफ कैटेगरी वाले यूनिट्स में। तो ये कंपैरिजन किया था हम लोगों ने 2017 के साथ। अब देखो 2017 के मुकाबले 2022 तक आने में 3% और 4% ही तो कम है, खैर, है ना, क्योंकि ये एक वाइटल रिसोर्स है हमारे लिए। इसके ऊपर तो हमारे जो इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए वो ड्रास्टिक होने चाहिए। लेकिन फिर इंप्रूवमेंट था, हमारे ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन थी 909 यूनिट्स में, वहाँ पर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला था। कुछ जो इसकी सक्सेस थी उसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर की जो गाइडलाइंस है ना 2020 की, हम लोगों ने उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया था। गवर्नमेंट्स इंटरवेंशंस इन इनेबलिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्राउंड वाटर सिनेरियो इन इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन मैनेजिंग दिस प्रेशियस रिसोर्स। अब ये ना मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि ये, हालांकि स्टेटमेंट काफ़ी बीच में, लेकिन ऐसे भी तो कंक्लूजन कर सकते हो ना आप। लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिस्टम का जो इशू है वो तो आपके सिलेबस का पार्ट है GS2 का। तो समवेयर अगर कोई आपका वो टॉपिक आता है, मान लो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट टाइप का कोई टॉपिक आ गया, यू कैन सिंपली पुट अप दिस लाइन। बस आपको कुछ कीवर्ड तो रिप्लेस करने पड़ेंगे ग्राउंड वाटर वगैरह को लेकर के, इवन और भी कुछ नहीं, तो जस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स को ना नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो उनमें बस आपको फिर कीवर्ड रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपका मान लो GS2 का सिलेबस है ना, तो उसमें 3 कैटेगरीज बनती है, पॉलिटी है, 4 बनते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो चारों कैटेगरी के ना 5-5 आप कंक्लूजन रेडी कर लो कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन, बस उसमें फिर कीवर्ड रिप्लेस करते चलो। तो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस मेंस के नोट्स को शॉर्ट करना। कितना अच्छा था ये, मतलब कीवर्ड्स बड़े अच्छे थे इसमें। फिर हमने कहा लास्ट में, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं यादव जी, उन्होंने कहा हमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी करनी पड़ेगी। सिंस इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, इंडिया को एडिक्वेट वाटर, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग इंश्योर करें सोर्स सस्टेनेबिलिटी को, ताकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जा सके सभी रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक, और ये हमारा जल जीवन मिशन का पार्ट है। कम्युनिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर रिसोर्स को बेटर तरीके से, उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं, NGOs की हेल्प ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो जाहिर सी बात है कि अनसर्टेनिटीज़ होंगी, वो इंक्रीज़ होंगी फ्यूचर में, एंड थोड़े और एफर्ट करने पड़ेंगे हम लोगों को, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट है 2022 की, उसमें एक ब्राइटर फ्यूचर की बात की गई है ग्राउंड वाटर सिचुएशन को लेकर के। अब देखो कितना सुंदर कंक्लूजन है, ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग एंड स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू मेक इंडिया वाटर सरप्लस नेशन, दस फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ की यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ वाटर फॉर ऑल। ये बहुत सुंदर था, तभी मैंने आपसे कहा कि एडिटोरियल के अंदर ना बहुत अच्छा कंटेंट था, इसको अपने वो स्पेशल एडिटोरियल वाले बॉक्स में सेव कर लो। महीने के अंदर कुछ 5 या 6 ऐसे एडिटोरियल होंगे सिर्फ, जो बहुत स्पेशल होंगे, जिनमें आपको बहुत सारा काम की चीज़ें मिलेगी। दिस इज़ वन ऑफ दोज। इसका डेटा, इसके स्टेटमेंट्स, और ये एक ब्यूरोक्रेट
के द्वारा ही बनाया गया लिखा गया एडिटोरियल है। इसको सेव कर लेना, पीडीएफ में से निकाल लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट मत लेना। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, वीडियो अपलोड होते ही उसमें से इस पेज को निकाल फिर स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। आज का एडिटोरियल है, इसका टाइटल है ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। अब ये आपके आईआर से संबंधित एडिटोरियल है। इसे लिखा है गणेशन विघ्न राजा जी ने। ये प्रोफेशनल फेलो हैं इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड गेटवे हाउस के मुंबई में, और ओडीआई ग्लोबल जो लंदन में है उसके सीनियर रिसर्च एसोसिएट भी हैं। इस टॉपिक में हम लोग एशिया जो हमारा रीजन है ना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, उस रीजन में ट्रेड को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ये एक दो लाइन मुझे अच्छी लगी थी, कंक्लूजन वगैरह में आप लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं। ध्यान रहे एडिटोरियल्स को हमेशा वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, इसकी कहानी नहीं सुननी है आपको। तो स्टार्टिंग ये करते हैं, साउथ एशिया को एक अपने आप को दोबारा से रीजनल ट्रेड जो मैटर है ना वहाँ पर, उसको रीलुक करने की ज़रूरत है। क्योंकि रिसेंटली आईएमएफ जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ से एक वार्निंग आई थी 31 जनवरी को कि जो ग्लोबल ट्रेड होगा ना, ये 2022 में 5.4% था, लेकिन 2023 में 2.4% हो जाएगा। अब ये फोरकास्ट किया गया था, ये ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर एस्केलेट कर रहा है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन दोबारा से डीकपल होती जा रही है, यानी कि टूटती जा रही हैं, कोविड-19 के वायरस के वेरिएंट्स भी आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर जो इकॉनमी होगी ना, वो फ्यूचर में भी डिस्टर्ब तो रहेगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग इसको फ़ायदा उठा सके, कितना ज़्यादा हो सकता है। आईएमएफ की जो एक बुक है उसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था, साउथ एशियाज़ पाथ टू रेजिलिएंट ग्रोथ। तो वहाँ पर उन्होंने बात की थी कि 1990s से लेकर के ना साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है ना, वो थोड़ा सा मजबूत हो गया। अब आप अपना मैप देखो वर्ल्ड का, अपने माइंड के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करो कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ कौन सी हैं, ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो उसके बाद इंडिया का भी जो ट्रेड था ना, वो दोबारा से रीअलाइन हुआ था। हमारी दो पॉलिसीज़ हैं, लुक ईस्ट पहले हुआ करती थी, फिर हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पे काम करना स्टार्ट किया। हमने कहा कि यार सिर्फ ईस्ट की तरफ देखने से बात नहीं बनेगी, हमको यहाँ पर एक्ट भी करना पड़ेगा। तो साउथ एशिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। चाइना भी बहुत सारी अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है एशिया के ऑफशोर वो वहाँ पर लेके जा रहा है। एक डेटा भी है यहाँ पर, जो टोटल मर्चेंडाइज होता है ना साउथ एशिया का और ईस्ट एशिया का, वो 10% तक ग्रो हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं पिछले 30 सालों के अंदर, तो वो 332 बिलियन चला गया था 2018 में, और कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ही $500 बिलियन तक भी चला जाएगा। कुछ बहुत ही कम FTAs हैं यहाँ पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो इन इकॉनमीज़ को कनेक्ट भी करते हैं। और पता चल रहा है कि 2030 तक की जो फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं ना, टोटल होकर के 30 हो जाएंगे। इसके अलावा जो रीजनल ट्रेड है ना एशिया के अंदर, वो भी रिकवर हो रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, और उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई साउथ एशिया में। कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम लोग टैक्स रिफॉर्म कैलिब्रेशन को लेकर के बात कर सकते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए, इसमें कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, 1 2 3 4 5 करके, ऐसे टोटल यहाँ पर आई थिंक 4 के आसपास हैं, 2nd, 3rd, 4th। तो ये 4 स्टेप्स होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे ट्रेड को इन द साउथ एशिया रीजन वी कैन एनहेंस दिस थिंग। पहला तो जो रीजनल ट्रेड का इंटीग्रेशन है ना एशिया के अंदर, उसको हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। कैसे, जो हमारे गुड्स सर्विसेज की ट्रेड होता है ना, और बैरियर्स को कम करके, इंपोर्ट के टैरिफ होते हैं और बहुत सारे नॉन टैरिफ के मेजर्स भी होते हैं, वो देखा हम लोगों ने देखा 2008 के बाद ना वो इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन उसके बियॉन्ड जाने के लिए हमको साउथ एशिया का जो ट्रेड ओपनिंग है ना, उसके हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि लाइक जस्ट मूव इट, एडजस्ट इट, मेक अरेंजमेंट्स एज पर द करंट नीड्स। उसको दोबारा से एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजरली रिवेन्यूज यहीं से आ रहा होता है। हम लोगों को फाइनेंस एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, एंड मोर देन दिस, तो इतना ही करने की ज़रूरत है। ये पहला स्टेप में तो होगा कि टैक्स का कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड, हमारे यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो साउथ एशिया के अंदर ना 600 के आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे कि इंडिया में कोची हो गया, पाकिस्तान का ग्वादर हो गया, बांग्लादेश का मीरा सराई हो गया, श्रीलंका का हम्बन टोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर ना एक्सपोर्ट बहुत सारा हो रहा होता है ना, वेरिएबल रिकॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट के जॉब्स भी बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही होती है ना, यहाँ पर लॉन्ग टैक्स हॉलीडेज होती हैं। टैक्स हॉलीडेज मतलब इनको एक टाइम पीरियड तक ना टैक्स देना नहीं पड़ता इन रीजन के अंदर, उसके कारण ना इनका टैक्स रिवेन्यू कम हो जाता है कंट्रीज़ का, डोमेस्टिक टैक्स रिवेन्यू। तो इसकी प्रोसेसिंग को बेहतर कर सकते हैं हम लोग साउथ एशिया के अंदर। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। मोर यहाँ पर हम लोग अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इस रीजन के अंदर, 5G की कनेक्टिविटी दे सकते हैं, वर्कर्स की स्किल को बेहतर कर सकते हैं। तो 2 ये स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप होगा हम लोगों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली
उन पे काम करना पड़ेगा, जिसके कारण साउथ एशिया रीजन के अंदर ना RCEP बन के आया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पर बात की गई थी कि इस पूरे रीजन के अंदर ना हम लोग रीजनल रूल बेस्ड ट्रेड करेंगे, नियम के साथ ट्रेड करेंगे, कोई भी प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ना क्या करती थी, अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी, दूसरी कंट्री का माल अपने में आने से रोक देती थी, अपना माल को दूसरी कंट्री में भेजती रहती थी। तो उन्होंने कहा था इसको अवॉइड करेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के मामले में साउथ एशिया काफ़ी लेट हो गया था इन कंपैरिजन टू ईस्ट एशिया। एंड उन्होंने स्टार्टिंग की थी, इंडिया ने, जापान ने साइन किया था, श्रीलंका सिंगापुर ने साइन किया था, पाकिस्तान इंडोनेशिया ने भी साइन किया था। हम लोग अगर बात करते हैं RCEP मेंबरशिप की, तो बट द डेविल इज़ इन द डिटेल। प्रॉब्लम है ना वो डिटेल में जाकर समझ में आएगी। साउथ एशिया की जो इकोनॉमीज है ना, उनको अपने टैरिफ की प्रेफरेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दे नीड टू गो फॉर दीज कॉम्प्लेक्स रूल्स जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि नवंबर 2019 के अंदर ना इंडिया ने ना RCEP की टॉक्स से ऑप्ट आउट कर लिया था। RCEP का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो इंडिया में कुछ कंट्रीज़ के साथ, एशियान प्लस कंट्रीज़ होती हैं, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी। इंडिया ने कहा कि हम लोग इससे ऑप्ट आउट कर रहे हैं। रीज़न था चाइना। इंडिया ने कहा था कि अगर हम लोग इस ट्रेड एग्रीमेंट में आ गए ना, तो चाइना हमारी कंट्री के अंदर ना डंपिंग कर देगा। डंपिंग मतलब अपना सस्ता माल जो है ना हमारी कंट्री में लाना स्टार्ट कर देगा। तो इंडिया ने कहा कि हम लोग इससे ऑप्ट आउट करेंगे। हाँ, लेकिन इंडिया के पास अभी भी ओपन है एग्रीमेंट को ज्वाइन करना। प्लस उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था, इंडिया ने 2022 के अंदर ना UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे। तो अगर इंडिया ज्वाइन करता है ना RCEP को, जो बाकी जो साउथ एशिया है ना, उसको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन और भी छोटे छोटे जो कंट्रीज़ है ना, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, वो भी इसको फिर ज्वाइन करेंगे। उनको लगेगा कि यार इतना बड़ा कंट्री इंडिया जो है उसने ज्वाइन कर लिया, हम लोग रह जा जाएँ। तो 3 चीज़ें ये हो गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, और टैक्स कैलिब्रेशन हो गया, और RCEP हो गया। फोर्थ जो मैटर इसके ऊपर बात की जा रही है, वो की जा रही है कि हमारे जो बिम्स्टेक वगैरह है ना, इसको रिवाइव करना पड़ेगा। अभी देखोगे आप लोग तो मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था बिम्स्टेक और सार्क को लेकर के। तो सार्क जो 2014 से एक्टिव नहीं हो पाया है, एंड इंडिया को फोकस करना पड़ेगा बिम्स्टेक के ऊपर, ताकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन को हम लोग फर्दर मजबूत कर सकें। अब उसके लिए हमारे इसके सेक्रेटेरिएट पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे इसके बिम्स्टेक के लॉन्ग टाइम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम चल रहा है, उसको करना पड़ेगा। छोटी छोटी जो इकोनॉमीज है उनका ट्रेड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एंड फर्दर रीजनलिज्म को और बेहतर करने के लिए हम लोग को डायलॉग पार्टनर्स का स्टेटस और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर हमारा ये 4 पॉइंट्स बताए गए थे। एंड जो ब्रॉड साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का ट्रेड है ना, ये काफ़ी डिज़ायरेबल है। एंड इस तरीके से इसमें जो जियोपॉलिटिक्स हो सकता है, हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में रूल आउट भी कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर जो सारे स्टेप्स हम लोगों ने 4 बताए थे ना, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो जो बैकलैश देखने को मिलता है ना रीजनलाइजेशन का, अब देखो रीजनलाइजेशन आपके GS1 में भी आता है, लेकिन वो इंडिया स्पेसिफिक है, सिर्फ वो इंडिया से बाहर का नहीं है। यहाँ पर जो रीजनलाइजेशन की बात की जा रही है ना, ये ऑल ओवर द ग्लोब की बात की जा रही है। तो इस तरह के रीजनलाइजेशन को बैकलैश करने के लिए लार्जर इकोनॉमीज को दे नीड टू फैसिलिटेट गेन्स फ्रॉम द ट्रेड टू द स्मॉलर इकोनॉमीज, यानी कि बड़ी कंट्रीज जो है वो छोटी इकोनॉमीज को अच्छा ट्रेड प्रोवाइड करें, तो छोटे इकोनॉमीज को बेनिफिट होगा। तो रीजनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, खत्म हो जाएगा यहाँ पर। Having the political will to implement the pro-trade policies can improve the lives of Asians. India is South Asia's largest economy, and its G20 presidency can be a good platform to initiate these changes. अभी 2 एंडिंग बहुत अच्छी हैं, आप लोग इनको चाहो तो कंक्लूजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, छोटा सा था, काफ़ी काम का था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं साउथ एशिया स्पेसिफिक आपके एग्जाम में। एथिक्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं। 2015 के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 क्वेश्चन तक हम लोग हो चुके हैं। अब हम लोगों को आज 9 और 10 करेंगे, ये केस स्टडीज़ हैं। फिर कल हम लोग करेंगे 11 और 12, ये भी केस स्टडीज़ है। और एक दिन का और बच गया, फिर 13 और 14, ये भी केस स्टडीज। तो आज हम लोग 2 केस स्टडीज़ करेंगे। मैं PDF इस की नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ लिखते रहें, तो उससे आप थोड़ा समय भी दे पाएंगे, बैठ कर सुनेंगे भी थोड़ी देर, और आप रेगुलर भी रहेंगे। क्योंकि अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाता है ना, स्पून फीडिंग हो जाती है, तो फिर मेहनत करने का मन नहीं करता। तो साथ में जब देखोगे लिखोगे तो समझ में आएगा। तो केस स्टडी है, पहले केस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। एंड 4 पेज में इसका आंसर है, दूसरी वाली भी देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, फिर 4 पेजेस में इसका आंसर है। आज इस बार मैंने इसकी फ़ोटो इस तरीके से क्लिक की है ताकि आपको एक बारी में 2 पेजेस दिखाई देते रहेंगे सामने। सडनली दिमाग में आ गया कि ऐसे क्लिक कर भी तो कर सकते, पहले मैं ऐसे करता रहा एक पेज का, अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा केस स्टडीज़ का। देखो GS4 का जो पेपर होता है ना, बहुत लेंदी होता है। तो जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया उनका ये कहना होता है कि पहले आप केस स्टडीज़ को ही सॉल्व करो, फिर आप बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। लेकिन कुछ ऐसे लोगों का कहना भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है पहले केस स्टडीज़ को सॉल्व करना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल पर्सन को। तो क्वेश्चन 9 है, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस क्वेश्चन। एक प्राइवेट कंपनी इज़ नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी,
ट्रांसपेरेंसी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी कि कंपनी अच्छी हो सकती है। तो कुछ पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। कंपनी 2 ओन्ड बाय ए प्राइवेट इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है उसको ओन करता है, तो उसका कोऑपरेटिव कैरेक्टर है। देयर एम्प्लॉयज़ फील सेंस ऑफ ओनरशिप, तो जो कंपनी का जो मालिक है वो कंपनी को इस तरीके से चलाता है कि हर व्यक्ति ऐसा भरोसा करता है कि उसकी अपनी कंपनी है। कंपनी एम्प्लॉय करती है नियरली 700 पर्सनल को, एंड दे हैव वॉलंटरी डिसाइडेड नॉट टू फॉर्म अ यूनियन। ठीक है, 700 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है और वो डिसाइड करते हैं नॉट टू फॉर्म अ यूनियन। वन डे सडनली इन द मॉर्निंग अबाउट 40 men बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वो गेट क्रैश करते हैं फैक्ट्री के अंदर और वो जॉब की डिमांड करते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, 700 लोग यहाँ थे, 40 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के गेट तोड़ करके अंदर आ जाते हैं, वो डिमांड करते हैं जॉब के लिए। वो थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं मैनेजमेंट को, और एम्प्लॉयज़ को गाली गलौज का इस्तेमाल भी करते हैं। एम्प्लॉयज़ फील डीमोरलाइज। अभी 700 लोग जो थे ना, इनका थोड़ा सा उत्साह कम हो गया था। तो बहुत क्लियर था कि जो दोज पीपल हु गेट क्रैश वांटेड टू बी ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, जो गेट तोड़ करके आए थे वो चाह रहे थे कि उनको नौकरी मिल जाए, एज वेल एज कॉन्टिन्यू एज वॉलंटियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, और वो पार्टी का सदस्य भी बने रहना चाहते थे। ठीक है, अब कंपनी कुछ हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है अपनी इंटीग्रिटी को लेकर के, एंड डज नॉट एक्सटेंड फेवर टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ऐसे किसी का फेवर नहीं करते हो। ठीक है, तो कुछ इंसिडेंट्स अकर होते रहते हैं इन पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। उन्होंने एक सिचुएशन बता दी हमको, यहाँ पर एक केस बता दिया है। प्राइवेट कंपनी थी, उसमें आप ऑनर हो, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, वैल्यूज़ हैं, आपके 700 एम्प्लॉयज़ हैं, और एक तरीके से वो ऐसा फील करते हैं कि कंपनी को ओन करते हैं, और वो लोग डिसाइड करके रखते हैं, वो कोई यूनियन नहीं बनाते हैं। सडनली एक दिन क्या होता है, 40 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, आते हैं, डिमांड करते हैं, कहते हैं हमको भी पेरोल पर रखो। आपके 700 एम्प्लॉय थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। वो लोग कहना चाहते हैं हम पार्टी का हिस्सा भी बने रहेंगे और हम लोग जॉब भी चाहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एज्यूम करो कि आप हो वो CEO of the company. Okay, what would you do to diffuse the volatile situation on the date of gate crashing with the violent mob sitting inside the company premises? ठीक है, उसी दिन की बात कर रहा है जिस दिन गेट तोड़ा ना, आप CEO, आप क्या करोगे? हाउ विल यू डिफ्यूज, यानी कि इस तनाव को कम कैसे करोगे? हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? ए पार्ट ये पूछ लिया। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में हो ही ना ये। तीसरा पूछ रहा है हर एवरी सॉल्यूशन एंड एक्शन दैट यू सजेस्ट विल हैव अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू एज CEO। आपके ऊपर उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। द एम्प्लॉयज़ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि आप पर, आपके एम्प्लॉयज़ पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एनालाइज करो कि आपने जो सजेस्ट कि एक्शन किए थे ना, आपके जो एक्शन आपने बताए थे, सुझाव दिया था, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो ठीक है, हम लोगों ने सिचुएशन को समझ लिया है और उसने हमसे 3 चीज़ें पूछी, A, B एंड C। अब आगे चलते हैं। तो कोई 20 नंबर का है, हमें 4 पेज मिलेंगे। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जनरली केस स्टडीज़ के अंदर हम लोग स्टेक होल्डर अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है स्टेक होल्डर अप्रोच से, आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि ये जो केस स्टडी है बिलोंग टू दिस एंड दिस। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के, आप अपना चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टेक होल्डर कौन कौन है। स्टेक होल्डर मतलब हिस्सेदार। मैं हूँ CEO, 700 एम्प्लॉयज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, 40 पॉलिटिकल मैन हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है। वैल्यूज़ क्या क्या है इस केस के अंदर? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, वेलफेयर, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ओपननेस। तो कुछ केस स्टडीज़ के अंदर ना आपको डायलेमा ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कि डायलेमा से मेरा मतलब है कि धर्म संकट कह सकते हो आसान भाषा में, कि धर्म संकट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले उसने हमसे ये पूछा था ना, आप देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज़ करने की कोशिश करना। उसने कहा था व्हाट वुड यू टू डिफ्यूज द वॉलेटाइल सिचुएशन। तो हमने क्या कीवर्ड यूज़ किया? डिफ्यूजिंग द सिचुएशन। जब द मोमेंट आप सेम कीवर्ड्स को यूज़ करते हो ना सब टाइटल के अंदर, आंसर में, तो एग्जामिनर के लिए ना आसान हो जाता है आपके आंसर को कनेक्ट कर पाना। ए पूछा था उसने डिफ्यूजिंग द सिचुएशन। नंबर 1, टॉक टू द मॉब ऑफ द पॉलिटिकल मैन एंड इन्फॉर्म देयर पार्टी अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, as this is a blatant trespassing into a private property and involved the use of threats and foul language, two will have to inform the police. नहीं, I है ये, मैंने देखो हैंडराइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। I will have to inform the police keeping interest of 700% personal in mind. This is of course only if the first step does not bear fruits. अगर पहले स्टेप में इनकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Placating the mob with job assurance can help and in line with emotional intelligence. ठीक है, उनकी भी इस बात को अगर थोड़ी सी सम्मान दिया जा सकता है। देन आगे क्या चलते हैं। आगे उसने हमसे पूछा था ना B पार्ट में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताओ। ये तो हम लोगों ने डिफ्यूज़ करने के लिए कर दिया।
पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. वट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी एट द गेट ऑफ द कंपनी. ओके, अब आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा मतलब क्लीशे सा आंसर नहीं हो गया. नहीं, क्लीशे नहीं, आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. वी कैन इंस्टॉल CCTV cameras at the gate and elsewhere to collect the evidence of such incidents in future. We can stand on the personal and the organizational values as mentioned in the case. We can keep employees in the management in confidence as they are my real assets. Clearly publicizing that the company is private, though of the cooperative character, and that only merit can earn job at the company. सिर्फ आपको अपना मेरिट यानी कि आपको अपनी समर्थता दिखानी पड़ेगी, अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ेगी, है ना, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. फिर एक छोटा सा फ्लो चार्ट हमने ऐड कर दिया, एक ट्राइंगल बनाया, उस पर 3 कॉर्नर पर लिखा एक्सेप्ट, दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बट एन अनएथिकल. अगर आप एक्सेप्ट करते हो, डिनाई करोगे, इट कैन ओनली फ्यूल द फायर, यानी कि आग को और भड़का देगा. नेगोशिएट करोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर होलिस्टिक सोल्यूशन मिलेगा. तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन थे. उन लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लो, 40 लोगों को नौकरी दे दो, उनको पॉलिटिकल पार्टी में भी रहने दो, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. बेस्ट इंटरेस्ट में भी नहीं है और अनएथिकल भी है, अनैतिक भी है ये. डिनाई करोगे तो शोर शराबा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा फोड़ी ज़्यादा मचाएंगे. फिर उसने थर्ड में बात की थी ना सारे पॉसिबल एक्शंस और इवैल्यूएशंस की. अब उन पे चलते हैं. एक्सेप्टिंग द 40 पॉलिटिकल मैन ऑन पेरोल लोअर्स माई इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, दो it will lower the morale and performance of employees and their respect for me and the sense of ownership for organization. Okay. Second, the blatant denial of job to the mob on spot can raise the temperatures and hence the loss of life and property. This does not bode well for me or as a leader or the employees, even though it upholds our common values. तो ये भी एक ऑप्शन था, इसको भी एनालाइज कर लिया. तीसरा था नेगोशिएट करना, प्लेकेट करना, इन्फॉर्म करना पॉलिटिकल पार्टी को अबाउट द बैड नेम दैट इट्स मैन आर ब्रिंगिंग टू इट, इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी एंड स्टैंडिंग. और इससे क्या होता, बाय वैल्यूज और होलिस्टिक सॉल्यूशन हो जाता, बेस्ट इंटरेस्ट में होता सबके. हैविंग सेड, इफ एंड व्हेन देयर इज अ फ्रेश ओपनिंग इन द कंपनी एंड इफ समवन अमंग द 40 पॉलिटिकल मैन होल्ड मेरिट, देन दे कैन बी कंसिडर्ड ऑन केस टू केस बेसिस. ठीक है, तीनों जो हमारे थे ना, एक्सेप्ट करने वाला, डिनाई करने वाला, नेगोशिएट करने वाला, तीनों को हम लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया. हमसे यही पूछा था एग्जामिनर ने. हैंस द गिवन सॉल्यूशन एड्रेसेस ऑल द एक्टर्स एंड डायलेमास एंड इज अ होलिस्टिक सॉल्यूशन. अभी देखो ये लाइन हम लोगों ने कितनी बार रिपीट करी है एथिक्स के अंदर, तो जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको रट जाएगी ये लाइन, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा ना एग्जाम में, तो ये लिख सकते हैं. तो इसलिए बस सुनते रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है. देन वी हैव आवर सेकंड केस स्टडी इन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो टुडे. ये भी 20 नंबर की है. उसमें है योर सरपंच ऑफ ए पंचायत. ठीक है जी. देर इज़ अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट इन योर एरिया. ओके, सरकारी स्कूल चलता है, प्राइमरी है वो. मिड डे मील्स बच्चों को दी जाती हैं जो स्कूल को अटेंड करते हैं. हेडमास्टर ने अब एक नया कुक अपॉइंट किया था जो मील्स प्रिपेयर करेगा. हालांकि ये भी पता चलता है कि जो कुक है वो दलित कम्युनिटी का है. ऑलमोस्ट आधे जो बच्चे होते हैं ना, जो हायर कास्ट के होते हैं, उनके माँ बाप उन बच्चों को मील लेने से मना कर देते हैं. कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, स्कूल की जो अटेंडेंस होती है ना वो गिरने लग जाती है. इसके कारण ऐसा होता है कि मिड डे मील्स की स्कीम को डिसकंटिन्यू करने की संभावना बन जाती है. जो टीचिंग स्टाफ होता है ना, और जो सब्सिक्वेंटली क्लोजिंग डाउन द देयर आफ्टर ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड सब्सिक्वेंटली क्लोजिंग डाउन द स्कूल. यानी कि बस एक छोटे से मुद्दे के कारण ऐसी नौबत आ गई कि स्कूल भी बंद हो सकता है. अब आपसे एक सवाल किया गया है, 20 नंबर का है, 4 पेजेस मिलेंगे. पहला पॉइंट पूछा गया है, डिस्कस करो क्या क्या फिजिबल स्ट्रेटजीज हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए, और एक राइट एम्बियंस क्रिएट करो. एम्बियंस मतलब यहाँ पर एक माहौल अच्छा क्रिएट करो. सेकंड उसने पूछा है, व्हाट शुड बी दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स एंड एजेंसीज टू क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल एम्बियंस. ये एम्बियंस नहीं होता, इसको एम्बियंस बोलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग एम्बायंस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इस एम्बियंस. पॉजिटिव सोशल एम्बियंस फॉर एक्सेप्टिंग सच चेंजेस. ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई कि हम सरपंच हैं, स्कूल में बच्चे थे, वहाँ पर आपने एक स्कूल के हेडमास्टर ने एक नए कुक को लगाया. कुक एक दलित कम्युनिटी से था. कुछ बच्चे जो एक ऊंची जात से बिलोंग करते हैं, उनके माँ बाप ने कहा कि नहीं, तुम स्कूल के अंदर मिड डे मील के अंदर उस नीची जात वाले व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाओगे. ऐसा उन बच्चों के माँ बाप ने कहा. तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आधे से ज़्यादा बच्चे आने बंद हो गए, स्कूल की अटेंडेंस कम हो रही है, प्रॉब्लम आ सकती है, स्कूल बंद भी हो सकता है. ठीक है, अब क्या करेंगे आप. दिस इज इन ए सिचुएशन, दिस इज, देखो कभी कभी एक्स्ट्रा लिखा रहता है ना, दिस इज सिचुएशन इन विच द सोशल डिविजन्स एंड द प्रेजुडिस मतलब बता कि आप पहले से एक धारणा बना लेते हो अपनी. ठीक है, गलत धारणा पहले से बना के रखते हो, ऑफ हायर कास्ट पेरेंट्स एंड हर्टिंग द चाइल्ड एजुकेशन इन विलेज.
द एफर्ट आई एज सरपंच इज टू कन्विंस पेरेंट्स थ्रू रैशनल एंड इमोशनल अपील्स. रैशनल मतलब तर्क भी लगाना पड़ेगा, लॉजिक भी देना पड़ेगा, और इमोशनल भावनाओं से भी उनसे दरख्वास्त अपील करनी पड़ेगी. कभी कभी मेरी हिंदी बड़ी सही हो जाती है. ओनली देन सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम विल अराइज. ओके, स्टेक होल्डर कौन से देखो. अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर स्टेक होल्डर को कैसे लिखा था, है ना, हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था. दूसरा भी तरीका हो सकता है, ऐसे भी तो लिख सकते हो स्टेक होल्डर को, किसी ने मना थोड़ी किया है. ब्रिंग लिटिल मोर क्रिएटिविटी इन योर आंसर राइटिंग. डू मेक श्योर कि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई ये बंदा कुछ सोचता है. सरपंच है जो अफेक्ट करता है पूरे विलेज को. चिल्ड्रन है जो एजुकेशन से उनकी एजुकेशन अफेक्ट होती है. कंट्री है, सोसाइटी है एज अ होल. पेरेंट्स है, उनका अपना एक प्रेजुडिस, उनकी एक धारणा बनी हुई है. टीचर्स हैं जो मिड डे मील स्कीम भी है और अटेंडेंस भी है वहाँ पर. फीजिबल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं टू ओवरकम दी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. उसने क्या पूछा था, डिस्कस करो सम फीजिबल स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द कॉन्फ्लिक्ट. डू मेक श्योर कि आप हेडलाइंस के अंदर जितना क्लोज हो सकता है ना उसको क्लोज चीज़ों को ही करो. एग्जामिनर यही बात दिमाग में रखे. एग्जामिनर को ना बस ये 2 लाइनें याद रहेंगी. बार बार इनको देखिएगा, साइड में उसके पेपर लिखा होगा, वो इस लाइन को रीड करेगा, उसको द मोमेंट ये कीवर्ड दिखाई देगा ना, उसको फिर यहाँ पर ये कीवर्ड दिखाई देगा. अरे यार ये ब्लैक क्यों हो जाता है. हाँ हो गया ठीक. तो एग्जामिनर को द मोमेंट ये कीवर्ड दोबारा दिखाई देगा ना, तो उसके लिए टॉपिक को कनेक्ट कर पाना ना बहुत ईजी हो जाएगा. तो ठीक है, हम लोगों ने स्टेक होल्डर के बारे में बात कर दी. अब हम लोग उसमें चलते हैं फिजिबल स्ट्रेटजीज पे. फर्स्टली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन डिटेल टू मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज रियल. सच्चाई भी होनी चाहिए समस्या के अंदर. माई नेक्स्ट पार्ट इज टू टैकल द पेरेंट्स ऑन परसुएड करना उनको टू लुक इन टू द कास्ट प्रिज्म बट एज इश्यू ऑफ चाइल्ड एजुकेशन. टेकिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल वुड हर्ट देयर एजुकेशन. बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा. I would ask them to judge food not on who cooks but on its quality. बच्चों को खाने की क्वालिटी के ऊपर आप जज कर लीजिए, लेकिन कौन कुक कर रहा है इस बात पे आप उसकी जजमेंट मत लेके जाइए. एक काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करेंगे अगर उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो. तीसरा पॉइंट है वुड ऑर्गेनाइज पेरेंट टीचर मीटिंग एंड ट्राई टू सेंसिटाइज द टीचर्स साइड टू. बच्चों को माँ बाप को बुलाया जाएगा PTM के अंदर और टीचर्स का जो ओपिनियन होगा वो भी बताया जाएगा उनको. I will ask some respected person in village whose words are heard by villagers to influence them. गांव का कोई एक वरिष्ठ कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी बात को सब मानते होंगे, उनको बुला करके. I will also sit and eat with people. Would ask local MP MLA to join me in setting the right leadership example. ये बहुत ही पावरफुल है. मैं खुद उन लोगों के साथ उस बैठ के बच्चों के साथ खाना खाऊंगा उस व्यक्ति के हाथ का बना हुआ. यार सच में फ़र्क क्या पड़ता है. I don't get it till date. मेरा भी गांव में जन्म हुआ है. मैंने पर्सनली अपने घर में ये चीज़ें होते हुए देखी हैं. मतलब मेरे दादा दादी करते थे, अब तो वो रहे नहीं, तो मैं ऐसे उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैंने बचपन में ऑब्जर्व की थी क्योंकि स्कूल में पढ़ाते थे कि एवरीवन इज़ इक्वल, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता. बट आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग. गाँव के अंदर ना दादा दादी करते थे ये चीज़ें. मैं क्या करता, घर में छोटा था उस टाइम पे. अब बड़ा हो गया हूँ तो शायद मैं कुछ कोई मेरे सामने करेगा तो मैं बोल भी सकता हूँ, बट एक्चुअली डजंट मैटर ना. मतलब हमने एक लेबल ही तो दे दिया ना उस व्यक्ति को. जैसे स्कूल में बच्चे आपस में बोलते हैं ना, तू पागल है, तू गधा है, तू ये है वो है. तो क्या वो व्यक्ति सच में ऐसा हो जाता था क्या. बट यहाँ पर कास्ट का भी हम लोगों ने एक लेबल ही तो दे दिया है. हाँ देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. 6th मेरा लास्ट रिजॉर्ट इज टू प्रेशराइज पेरेंट्स थ्रू द लॉज अगेंस्ट SC ST डिस्क्रिमिनेशन एंड टेक लीगल एक्शन इफ रिक्वायर्ड. सी ये स्टेप्स देख रहे हो आप, एकदम कितना हल्के से मेथड से, लाइक धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को एग्जॉस्ट करना, सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना. लास्ट के अंदर आप प्रेशराइज करो. अगर नहीं माने ना तो उनको बोलोगे भाई साहब तुम्हारे पर SC ST का डिस्क्रिमिनेशन वाला एक्ट लगा देंगे ना, तुम्हारे खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे, इल्ज़ाम लगेगा तुम्हारे ऊपर. अब उसने क्या पूछा था हमसे सेकंड पार्ट में. क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं दोबारा से. व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स एंड एजेंसीज टू क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल एम्बियंस फॉर एक्सेप्टिंग सच चेंजेस. ठीक है, उसी कीवर्ड को यूज़ करेंगे. कीवर्ड क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स. टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. दे शुड हैव रेगुलर मीटिंग्स विद पेरेंट्स सो दैट देर इज नो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री. दे शुड ईट विद चिल्ड्रन एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. दे नीड टू परसुएड पेरेंट्स. ओके फाइन. पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होगी अब. नीड टू इन्वॉल्व पॉजिटिवली विद द स्कूल्स फंक्शनिंग. शुड प्रेस फॉर मिड डे मील कमिटी विद मेंबर्स फ्रॉम द ओल्ड कास्ट. Peer group meetings among the parents to reduce the caste prejudice by persuading ones who have raised questions over MDM कास्ट मिड डे मील का जो कास्ट थे ना कुक की उसके ऊपर. सरपंच और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. क्रिएट पीसफुल एनवायरमेंट फॉर ऑल कास्ट. फोकस मोर ऑन एजुकेशन.
promote cooperation through incentives for the active participation in school, should create awareness about implications of discriminating on caste basis. Here, his skills of emotional intelligence, social influence and persuasion will have a role to play. फिर अंत में, to reduce the caste based prejudice, involvement of all sections is needed, then only sustainable result can be achieved. Simple, finish. कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे केस स्टडी का और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हमारा केस स्टडी का. उसके बाद हम लोग जब ये ख़त्म हो जाएगा परसों, देन वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन पेपर ऑफ द ईयर 2016. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. मैं माफ़ी चाहूँगा, कल भी मैंने माफ़ी मांगी थी, आज माफ़ी मांगूंगा. बीच में 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी. मेरा बंद करने का इरादा नहीं है. 2 रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट्स स्टिल हेल्पिंग अ फ्यू ऑफ यू, तो वो भी काफ़ी रहेगा. विल कीप डूइंग दिस थिंग एंड लेट्स सी वेयर एवर इट गोज. टाटा, बाय बाय, धन्यवाद.